अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में लौटे हुए अभी बस 1 साल हुआ है, लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड में भी उनके द्वारा लिए गए डिसीजन से पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल मच गई है। ट्रेड टेंशन्स बढ़ रही हैं, अमेरिका के पुराने अलायंसेज में दरार पड़ रही हैं, इवन फ्रेंडली देशों के साथ अमेरिका के संबंध खराब हो रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अफ्रीकन देश नाइजीरिया को क्यों टारगेट कर रहे हैं। हर बार की तरह नाइजीरिया में अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंस कुछ है, जबकि असलियत कुछ और ही है। चलिए डिस्कस करते हैं कि ऑयल रिच और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट अफ्रीकन देश नाइजीरिया क्यों ट्रंप के निशाने पर बना हुआ है। दिसंबर 25 को क्रिसमस के दिन अमेरिका ने नाइजीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक्स की, नाइजीरिया के अंदर मौजूद इस्लामिक स्टेट लिंक मिलिटेंट ग्रुप्स को टारगेट किया। ट्रंप का ऑफिशियल स्टांस है कि नाइजीरिया के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर वायलेंट अटैक्स किए जा रहे हैं। नाइजीरिया के अंदर मौजूद एक्सट्रीमिस्ट्स के द्वारा इनोसेंट क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है। और ट्रंप ये मैसेज सेंड करना चाह रहे थे कि दुनिया में कहीं भी यदि क्रिश्चियंस के साथ परसिक्यूशन होता है तो ट्रंप उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट करेंगे। ट्रंप के अनुसार नाइजीरियन गवर्नमेंट रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स के द्वारा क्रिश्चियंस के स्लॉटर को रोकने में असमर्थ रही है, इसलिए नाइजीरिया के अंदर क्रिश्चियंस को बचाने के लिए ट्रंप स्टेप इन कर रहे हैं। ट्रंप ने नाइजीरिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डेजिग्नेट कर दिया है। ये डेजिग्नेशन अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के तहत किया जाता है। यदि अमेरिका को लगता है कि किसी देश के अंदर रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट किया जा रहा है तो अमेरिका उस देश को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डेजिग्नेट कर देता है, फिर उसे मॉनिटर करता है, रिलीजियस फ्रीडम के वायलेशन को रोकने के लिए प्रेशर करता है और इवन सैंक्शंस के द्वारा अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है। जहाँ तक नाइजीरिया की बात है तो ट्रंप नाइजीरिया के पीछे पहली बार नहीं पड़े हैं। 2020 में अपनी पहली टर्म के दौरान भी ट्रंप ने नाइजीरिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डेजिग्नेट कर दिया था। इसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नाइजीरिया को इस लिस्ट से बाहर कर दिया था, लेकिन अपनी सेकेंड टर्म में ट्रंप ने फिर से नाइजीरिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में ऐड कर दिया है, ताकि नाइजीरिया के अंदर जो क्रिश्चियनिटी को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस करना पड़ रहा है उसके लिए नाइजीरियन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जा सके। दरअसल ट्रंप अपने पॉलिटिकल बेस को अपील करने के लिए नाइजीरिया के अंदर हो रही वायलेंस को ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नाइजीरिया के अंदर केवल क्रिश्चियंस के साथ ही अत्याचार हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे अलग है। समझते हैं। वेस्ट अफ्रीका में जो आप ये देश देख रहे हैं ये नाइजीरिया है। ये अफ्रीका की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। नाइजीरिया में रिलीजन की बात करें तो रफली 50 से 55% लोग मुस्लिम्स हैं और लगभग 45 से 50% लोग क्रिश्चियंस हैं। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन नाइजीरिया में ही है। इस देश में मुस्लिम्स की संख्या क्रिश्चियंस से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन नाइजीरिया ऑफिशियली इस्लामिक कंट्री नहीं है। ये एक सेक्युलर फेडरल रिपब्लिक है। नाइजीरिया का 1999 का कॉन्स्टिट्यूशन देश के सभी नागरिकों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करता है। देश का कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। ये एक सेक्युलर देश है। जोग्राफिकली यदि बात करें तो नाइजीरिया के नॉर्थ वाले हिस्से में लार्जली मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है और साउथ और मिडिल बेल्ट में लार्जली क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहती है। दशकों से ये जो रिलीजियस स्प्लिट है इसके कारण नाइजीरिया में टेंशन्स होती हैं, लेकिन नाइजीरिया के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं उन्हें केवल एथनिक या रिलीजियस कलर देना सही नहीं है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कारणों की वजह से भी टेंशन्स होती हैं। नाइजीरिया के अंदर दशकों से जो वायलेंस देखने को मिल रही है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उसे केवल क्रिश्चियंस के परसिक्यूशन का एंगल देना सही नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि मिड 2000s में नाइजीरिया के अंदर बोको हराम जैसे ग्रुप्स इमर्ज हुए, जिसके कारण मैसिव इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। बोको हराम से ही टूटे हुए ग्रुप्स जैसे कि ISIS वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस इंस्टेबिलिटी को बढ़ाते आए हैं। पूरे रीजन में केओस मचा हुआ है। पर ध्यान रखिएगा कि नाइजीरिया की कॉन्फ्लिक्ट्स प्योरली रिलीजियस नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। बहुत सारे फैक्टर्स नाइजीरिया के अंदर वायलेंस को कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि लैंड डिस्प्यूट्स हो गए, रिसोर्स के लिए कंपटीशन हो गया, रीजनल इनइक्वालिटी हो गई, क्लाइमेट स्ट्रेस हो गया, पॉवर्टी हो गई। फिर देश में वीक गवर्नेंस प्रॉब्लम को वर्सन कर देता है। नाइजीरिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जो भी अटैक्स देखने को मिलते हैं, उसमें एक्सट्रीमिस्ट्स वेरियस रिलीजन्स को टारगेट करते हैं, केवल क्रिश्चियंस के ऊपर ही अटैक नहीं किए जाते हैं। इसलिए नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ट्रंप के क्लेम्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। नाइजीरियन गवर्नमेंट के अनुसार देश में क्रिश्चियंस को सिलेक्टिवली टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये बात सच है कि देश में वायलेंस एग्जिस्ट करती है,
लेकिन इससे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों अफेक्ट होते हैं। सोनली क्रिश्चियंस ही सफ़र नहीं करते हैं। नाइजीरियन गवर्नमेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स से फाइट कर रही है और ऐसे में वो अमेरिका के साथ कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करना चाहती है। तो नाइजीरिया के मुताबिक इस कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट को एक रिलीजियस वॉर की तरह पेंट करना इनएक्यूरेट है और ये खतरनाक है। काफ़ी सारे एनालिस्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप सिंबॉलिक डेट के ऊपर नाइजीरिया के अंदर अटैक करके या रिलीजियस ग्रुप्स को डिफेंड करने के नैरेटिव्स को प्रमोट करके अमेरिकन्स के परसेप्शन को शेप करना चाहते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन्स अचीव करना चाहते हैं, एप्स्टीन इशू से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, खुद को क्रिश्चियंस के डिफेंडर की तरह प्रोजेक्ट करके अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को बचाना चाहते हैं। इसके अलावा लार्जर जियोपॉलिटिकल गेन्स भी हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी, देश से बाहर अमेरिका के जो मिलिट्री इंटरवेंशन रहेंगे, ये सब अमेरिका के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस पैटर्न को ओवर द ईयर्स हमने क्लियरली आइडेंटिफाई किया है और अमेरिका के रीसेंट एक्शंस में भी ये पैटर्न झलकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल रिच वेनेजुएला के ऊपर भी ट्रंप प्रेशर बना रहे हैं। वेनेजुएला वो देश जो रशिया और चाइना के साथ अलाइंड है, अमेरिका उसे अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना चाहता है। तभी हम देख रहे हैं कि वेनेजुएलन वाटर्स के नज़दीक अमेरिका के वॉरशिप्स, सबमरीन्स, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए गए हैं। मेड्यूरो रजीम के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, ऑयल टैंकर्स को सीज किया जा रहा है। इसको ये कहकर जस्टिफाई किया गया है कि हम ड्रग ट्रैफिकिंग से लड़ रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि वेनेजुएलन बोट्स अमेरिका के कोस्ट से 2000 मील दूर हैं और ड्रग रूट्स पैसिफिक में शिफ्ट हो चुके हैं। तो वेनेजुएला के नज़दीक इतना मैसिव मिलिट्री बिल्डअप करने की क्या ज़रूरत है? इवन यूनाइटेड नेशंस ने कंसर्न रेज करी है कि अमेरिका के एक्शंस रीजनल पीस और सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हैं। बिना किसी एविडेंस के मियर सस्पेशन के बेसिस पर बोट्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ये ड्रग्स के बारे में नहीं है, ये सब लेवरेज के लिए किया जा रहा है, मेड्यूरो रजीम को टॉपल करने के लिए किया जा रहा है, वेनेजुएला से कंसेशंस और फेवरेबल डील्स निकलवाने के लिए किया जा रहा है। इसी पैटर्न के तहत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट अफ्रीकन देश नाइजीरिया को भी टारगेट किया जा रहा है। नाइजीरिया एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, वेस्ट अफ्रीका और साहिल रीजन में एक की प्लेयर है। इस देश के साथ चाइना डीपली इन्वॉल्व्ड है, स्पेशली ऑयल रिफाइनिंग में। नाइजीरिया ब्रिक्स के साथ अपना एंगेजमेंट इंक्रीज कर रहा है। तो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखिए, देश में ऑयल है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और यहाँ पर चाइना और ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। जाहिर है ऐसी जगह पर अमेरिका इंटरवेंशन ज़रूर करना चाहेगा। नाइजीरिया की इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। ऐसे में अमेरिका सैंक्शंस का डर दिखाकर, इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी क्रिएट करके नाइजीरिया की इकोनॉमी को हिट कर सकता है और अपने इन एक्शंस को रिलीजियस फ्रीडम के मॉरल बैनर के अंदर जस्टिफाई भी कर सकता है। तो ऑफिशियल रीज़न रहेगा रिलीजियस फ्रीडम, लेकिन असली बात होगी इन्फ्लुएंस और लेवरेज। याद कीजिए 2003 इराक, अमेरिका के इंटरवेंशन का ऑफिशियल रीज़न क्या था? कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। क्या ये मिले? नहीं। लेकिन क्या हुआ इराक में? रजीम चेंज और अमेरिका की कंपनीज को मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। इसी प्रकार 2011 लीबिया, अमेरिका ने ऑफिशियल रीज़न दिया ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। रिजल्ट क्या रहा? गद्दाफी को रिमूव कर दिया गया। गद्दाफी के गोल्ड दिनार प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और ऑयल एसेट्स ओपन अप हो गए। ऐसे ही वेनेजुएला और नाइजीरिया, ये दो ऑयल रिच देश काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं और इनके अमेरिका के राइवल्स के साथ टाइज बढ़ रहे हैं। तो यदि अमेरिका इन दोनों के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक वेल थॉट स्ट्रैटेजी है। रिलीजन को बस एक प्रेशर के टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की जा रही है। वेनेजुएला और नाइजीरिया के ऊपर प्रेशर तो बनाना ही है। इसे रिलीजियस कलर देने से ट्रंप अमेरिका के अंदर अपने क्रिश्चियन पॉलिटिकल बेस से रेजोनेट कर पाएंगे, अमेरिका के अंदर इवेंजेलिकल ग्रुप्स को खुश कर पाएंगे। इस प्रकार देश के बाहर स्ट्रेटेजिक गेन होगा और देश के भीतर ट्रंप डोमेस्टिक सपोर्ट को मोबिलाइज करने में सफल हो जाएंगे। एप्स्टीन इशू के कारण ट्रंप की मोरालिटी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ट्रंप खुद को क्रिश्चियंस के डिफेंडर की तरह प्रेजेंट करके मॉरल लेजिटिमेसी गेन करना चाह रहे हैं। अमेरिका किसी भी हाल में नहीं चाहेगा कि ऑयल रिच रीजन्स रशिया और चाइना की तरफ ड्रिफ्ट करें, क्योंकि अमेरिका अपने लिए फेवरेबल एनर्जी एक्सेस सिक्योर करना चाहता है, स्ट्रेटेजिक रीजन्स में अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करना चाहता है। इसलिए वेनेजुएला और नाइजीरिया जैसे देशों के ऊपर अमेरिका के द्वारा प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रंप के नाइजीरिया के ऊपर अटैक्स के पीछे केवल रिलीजियस फ्रीडम इशू नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका के डीप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व हैं।